नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी निर्णय लेकर। ये कहानी मैंने 29 अगस्त 2006 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी निर्णय। मित्रों, यह कहानी 3 भागों में है। प्रथम भाग का वाचन कर रहा हूँ, कहानी निर्णय। दोपहर का सूर्य तेजी से संध्या रानी की ओर क्यों भागता है? क्या वह भी बुजुर्गियत में आंख लड़ाने का शौकीन हो गया है? टैगोर पार्क में आज शाम यही चर्चा छिड़ी थी। आखिर देवड़ा साहब एवं श्रीमती मेहता को इस उम्र में हो क्या गया है? दोनों को लोकलाज की कुछ परवाह है कि नहीं? बात अगर 20-25 साल के युवक युवती की हो तो लोग गले भी उतार लें। हालांकि वो भी इतनी जल्दी गले नहीं उतरती। पर 60 साल की उम्र में ये उबाल? बड़े बुजुर्ग शायद ठीक कह गए हैं, साठे बुद्धि नाठे, अर्थात 60 के पार बुद्धि को जंग लग जाता है। खुदा बचाए इन आशिकों से जो दिन देखते हैं न रात, रूप देखते हैं न रंग, और अब तो उम्र का लिहाज भी नहीं। टैगोर पार्क 3 किलोमीटर की परिधि में पसरा एक सरकारी पार्क था। शाम के समय वहां वृद्धों, युवक युवतियों, बच्चों एवं अधेड़ वय के लोगों का हुजूम नजर आता। बच्चे एवं युवक युवतियां वहां पार्क के कोने में बने इंडोर कोर्ट में टीटी एवं बैडमिंटन खेलने आते। अधेड़ एवं वृद्ध वय के लोग इवनिंग वॉक के लिए आते। सभी आने जाने वालों ने एक टैगोर पार्क क्लब बना लिया था। सभी आते जाते थोड़ी देर मिलकर मन का गुबार निकालते। कभी कभी भाषण चाटन भी हो जाता। पार्क शहर के प्रसिद्ध टैगोर झील के किनारे बना था, इसीलिए शायद पार्क का नाम टैगोर पार्क था। पार्क में नीम, पलाश, पीपल, यूकलिप्टस, खजूर एवं अमरूद के भी कुछ पुराने पेड़ लगे थे। कभी कभी तोतों एवं पक्षियों के काटने से अमरूद के फल नीचे गिर जाते तो पार्क में घूमने वाले इन्हें ऐसे उठाते जैसे पूर्व पुण्याई से प्राप्त सौभाग्य को भाग्यशाली झपट लेते हैं। सांझ के समय शांत झील में पड़ती इन पेड़ों की परछाइयां ऐसी लगती मानो जीवन के उत्तर काल में सूर्यास्त देखते हुए शांत गंभीर बुजुर्ग कतारबद्ध खड़े हों। झील पर पंक्तिबद्ध उड़ते श्वेत पक्षी, यत्र तत्र तैरती बतखें एवं झील के उस पार पड़ती पहाड़ों की परछाई झील को और मनमोहक बनाती। सूर्यास्त के पूर्व इन पेड़ों पर झुंड के झुंड पक्षी आते। तोते, सारस, कबूतर एवं जाने कितनी प्रकार की रंग बिरंगी चिड़ियां। शायद इन्होंने भी टैगोर पार्क कॉलोनी बना रखी हो। पक्षियों का कलरव मन को अजीब सा सुकून और शांति देता। उत्साह एवं व्यग्रता से भरे पक्षी एक दूसरे से पूछते हुए नजर आते, मां आ गई क्या, बापू आ गए क्या? इन्हीं में से शायद कोई उत्तर देता, दोनों बाबा को साथ लेके आ रहे हैं। पक्षियों का कलरव शायद इसीलिए शोर नहीं कहलाता। जिस रव में अपनों से मिलने की उत्कंठा हो, अपनों को संभालने का भाव हो, सहयोग एवं प्रेम की उत्कट पुकार हो, वो शोर कैसे होगा? इस पार्क में देवड़ा साहब एवं श्रीमती मेहता भी नित्य इवनिंग वॉक पर आते। दोनों करीब 6 बजे दिन ढलते से आते। कभी कोई जल्दी आ जाता तो दूसरा पार्क के मुख्य दरवाजे पर व्यग्रता से इंतजार करता। हाँ, यह बात तय थी, दोनों वॉक साथ साथ करते। वॉक के पश्चात दोनों झील के किनारे लगी लंबी सरकारी बेंच पर बैठकर गुफ्तगू करते। दोनों को टैगोर पार्क क्लब की सदस्यता का आमंत्रण दिया गया, पर दोनों ने मना कर दिया। दोनों को दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं।
कई बार दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आते। कई बार हंसते हंसते श्रीमती मेहता उनसे हाथ मिला लेती। एक बार तो देवड़ा जी ने पार्क से जाते हुए श्रीमती मेहता को कंधे तक पास खींच लिया। इतना होने पर भी श्रीमती मेहता के चेहरे पर संकोच के किंचित चिन्ह भी नहीं उभरे, वरन उन्होंने एड़ियों से ऊंची होकर देवड़ा साहब के कान में जाने क्या कहा कि देवड़ा साहब की बाँछें खिल गई। कितने लोगों ने इस अभिराम दृश्य को विस्फारित आंखों से देखा था। उस दिन टैगोर पार्क क्लब को चर्चा का विषय मिल गया। ऐसी रसभरी चर्चा का सुअवसर कब कब मिलता है। सभी मन का गुबार निकालने लगे। इस दृश्य के चश्मदीद गवाह दो वृद्धों में से एक ने चर्चा का शुभारंभ किया। यार, मैं तो कहता हूं घोर कलयुग आ गया है। अगर बूढ़े रासलीला करने लग गए तो युवा बच्चों को किस मुंह से सीख देंगे। देवड़ा को भी बुढ़ापे में जाने क्या सूझी है। कहते कहते उसने अपने साथी वृद्ध की ओर इस तरह देखा कि कुछ तू भी तो उगल। तुम ठीक कहते हो यार। लोक मान्यता एवं सामाजिक मर्यादाओं की अब किसको परवाह है। जिस उम्र में मनुष्य को थम जाना चाहिए उस उम्र में भी लोग अंगड़ाई लेने लगे हैं। जवानी में क्या दोनों सो रहे थे। दूसरे वृद्ध ने सुर में सुर मिलाया। दोनों वृद्ध विधुर थे, अक्सर अकेले डोलते। अगर उन्हीं का हमउम्र विधुर रंगरेलियां मनाएगा तो उनके मन में साम्यवाद के अंकुर नहीं फूटेंगे। जिस सुख से हम वंचित है उस सुख को दूसरे को भोगते हुए देखेंगे तो तन मन में आग लगेगी ही। साहस का इतना पूंजीवाद क्या उचित है। वृद्धों के पास दो युवक युवती भी खड़े थे। दोनों अभी अभी बैडमिंटन खेल कर आए थे। ऐसी मीठी बातों के चलते दोनों कुछ देर वहीं रुक गए। सोचा कुछ बातों की चटनी हम भी बांट लें। अक्सर बूढ़े उपदेश देते रहते हैं, आज मौका मिला है तो क्यों ना इनकी भी गत बनाएं। युवक वृद्धों की बात को टाल देता हुआ बोला, अंकल मुझे तो लगता है कुछ चक्कर है। श्रीमती मेहता जिस तरह देवड़ा जी से बातें करती है वैसे तो कोई पति पत्नी भी नहीं बतियाते। कल मैं उधर से निकल रहा था तो श्रीमती मेहता देवड़ा जी से कह रही थी, यू आर सिंपली अ वंडरफुल पर्सन। आप जैसे जवां दिल को कौन बूढ़ा कहेगा। इसमें से कुछ कुछ बात सही थी, पर युवक ने नमक मिर्च लगाकर बात का स्वाद और तीखा किया। कहते कहते उसने पास खड़े अधेड़ की ओर देखा जिसके पेट में विचार मतली की तरफ बाहर आने को मचल रहे थे। कोई और न बोल पड़े उसके पहले ही वह बोला, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। छी, यह भी कोई उम्र है ऐसी बातें करने की। सारे बाल सफेद हो गए, आधा चेहरा झुर्रियों से भर गया। मास्टरनी को रिटायर हुए भी 2 साल से ऊपर हुए, पर अब भी मठ में मटकड़े सूझ रहे हैं। बात उगलते ही अधेड़ का चेहरा एक अबूझ तृप्ति से भर गया। पास खड़ी युवती से भी अब रहा न गया। नारी स्वाभिमान ने उसे गहरे से ललकारा। उसने भी चटनी में नींबू निचोड़ते हुए कहा, मिस्टर देवड़ा कम है क्या। एक दिन दोनों झील के किनारे बैठे थे। उनकी बेंच के कुछ दूर पीछे खड़ी मैं सूर्यास्त देख रही थी। मिस्टर देवड़ा न जाने क्या कहते कहते श्रीमती मेहता से सटकर बैठ गए। मैंने अपने कान तेज किए। कह रहे थे, मिसेज मेहता आप नौकरी से रिटायर हुई हैं, काम से नहीं। आज भी आप चुस्त दुरुस्त हैं। हंसती हैं तो लगता है सुबह की धूप खिली है। कपोलों में आज भी संध्या की लाली है। आज भी आपके कानों के बूंदे युवतियों की तरह मनमोहक लगते हैं। आज भी आप कितने सलीके से साड़ी पहनती है। आपका ड्रेस सेंस वाकई काबिल तारीफ है। जिस पर आपकी कुशाग्र बुद्धि
सोने पे सुहागा है। सच कहूं, ये आप ही का खिंचाव है कि नित्य शाम यहां समय पर आ जाता हूं। बात पूरी करते करते लड़की ने सबकी ओर ऐसे देखा मानो पूछ रही हो, लड़के से अधिक रोचक बात मैंने कही कि नहीं कही। कभी कभी बासी कड़ी में भी उबाल आ जाता है भाई। जो जवानी में नहीं उबलते वे बुढ़ापे में ज्यादा ही उबलते हैं। इंसान की दबी कुंठा रेचन तो करती ही है। पहले वाले वृद्ध ने पुनः चटकारे लेते हुए कहा, अरे काहे का उबाल यार, पुराने पेटीकोट में नया रेशमी नाड़ा सोआता है क्या? अवस्था सम्मत व्यवहार ही इंसान को सम्मान देता है। दूसरा वृद्ध चिढ़ते हुए बोला। कुछ समय पूर्व ही एक वृद्धा भी वॉक पूरी कर वहां आकर खड़ी हो गई थी। रस भरी बातों में उसने भी तड़का लगाया। हाँ, युवती की तरह स्त्री स्वाभिमान की उसने भी पूरी रक्षा की। दोनों वृद्धों की ओर आंखें तरेर कर बोली, बंदर बूढ़ा हो जाए पर छलांग लगाना नहीं छोड़ता। यह आदमी की जात बंदर ही से तो निकली है। हर उम्र में वो बंदर होता है। बस फर्क इतना ही पड़ता है कि बूढ़ा बंदर जरा कम उछलता है। बेचारी विधवा ने दो बातें क्या कर ली, बाकी सब सुलगने लग गए। साफ क्यों नहीं कहते, हमें घास क्यों नहीं डाली? बुढ़िया की बात में दम था। दोनों बूढ़ों ने जीभ आगे कर अपनी बत्ती सी ठीक की। अब तक सूर्य सांझ को अपने शयन कक्ष में लेकर अंधेरे दरवाजे को बंद करने लगा था। पक्षियों का कलरव भी थम चुका था। देवड़ा साहब और श्रीमती मेहता भी पार्क के बाहर आ चुके थे। यह था कहानी का भाग 1। मित्रों, अब पढ़ रहा हूं कहानी का भाग 2। झील के किनारे सरकारी बेंच पर बैठे मिस्टर देवड़ा एवं श्रीमती मेहता बतिया रहे थे। आसमान पर उड़ते सफेद बालों की परछाई मनभावन लग रही थी। सूर्य के अस्ताचल की ओर जाने से बादलों के सफेद रंग में अब हल्की लालिमा घुलने लगी थी। बादलों के बदलते रंगों की तरह दोनों की चर्चाएं भी बहुरंगी होती। कभी बादलों के श्वेत रंग के अनुरूप वैराग्य एवं भक्ति की बातें करते, तो कभी गुलाबी रंग के अनुरूप यौवन के गुलाबी क्षणों को याद करते। लाल वारिधों के अनुरूप वे उन क्षणों को याद करते जब वे आग बबूला हुए थे। पीले बादल उन्हें जीवन के वासंती दिनों की याद दिलाते। काले मेघ उन्हें उन दिनों की याद दिलाते जब उन्हें कठोर संघर्ष से गुजरना पड़ा। हरा रंग उन स्मृतियों को ताजा कर देता जब कलह के बाद विवेक उनकी भावनाओं पर लगाम लगा था। तब पुनः वे ऐसे मिलते मानो कुछ हुआ ही न हो। चटकीले रंग उनके वैभव एवं ऐश्वर्य के दिन थे। कभी कभी मिश्रित रंग के बादलों की तरह सुख दुख दोनों ने उनके जीवन आंगन में साथ साथ आंख मिचौली की। दोनों बातें करते हुए इतने खो जाते कि कई बार आसपास का भान भी नहीं रहता। कई बार स्मृतियों के अतीत में झांकते हुए दोनों की आंखें गीली हो जाती। अनेक बार वे हंसते हंसते लौटपट हो जाते, तो कई बार मन का मवाद झरझर आंसुओं में बह जाता। दोनों की मित्रता उनके जीवन जहाज को अनायास प्राप्त अनुकूल वायु के समान थी। अब तक दोनों एक दूसरे के नेत्रों के अतिथि थे। बहुत देर बतियाने के बाद दोनों अब डूबते हुए सूर्य को देख रहे थे। सितंबर का महीना था। इस बार अच्छी बारिश होने से झील पूरी भरी थी। डूबते हुए सूर्य की झील में पड़ती परछाई से ऐसा लग रहा था मानो अपने एकाकीपन को मिटाने के लिए सूर्य ने एक नया साथी खोज लिया हो। बाहर आते आते आज कुछ ज्यादा ही देरी हो गई। मिस्टर देवड़ा कद काठी में आज भी अच्छे लगते थे। सर पर सफेद बाल, विशाल ललाट, चौड़ा वक्षस्थल एवं मुख पर बसे तेज से वे विद्वान नजर आते। आंखों पर लगा प्लास्टिक का गोल चश्मा
उनके व्यक्तित्व को और निखारता। रिटायरमेंट के पूर्व सरकारी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। एक लड़का जिसकी 5 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, अब यूएसए में सेटल हो गया था। मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर थे। बेटी इंग्लैंड अपने पति के साथ गत 3 साल से रह रही थी। गत वर्ष पत्नी का निधन हुआ तो देवड़ा साहब अकेले रह गए। विदेश में बसना न तो उन्हें अच्छा लगता था, न मां की मृत्यु पर आए बच्चों ने उन्हें साथ चलने को कहा। इन दिनों निपट अकेले थे। पार्क से आधा किलोमीटर पर ही उनका घर था। मिसेज मेहता के पति को गुजरे 7 वर्ष से ऊपर हुए। 5 वर्ष पूर्व ही इकलौती बेटी का विवाह किया था। दामाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते थे। विवाह के 2 वर्ष बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। उसके बाद बेटी दामाद ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल हो गए। साल में एक आध बार बेटी दामाद आते, 4-5 दिन रुकते एवं चले जाते। अक्सर फोन पर ही माँ बेटी की वार्ता होती। पिछली बार आए तो बेटी की इच्छा थी कि माँ भी ऑस्ट्रेलिया चले, पर दामाद ने एक बार भी आग्रह नहीं किया तो श्रीमती मेहता ने जाना मुनासिब नहीं समझा। लड़का चतुर था। धन अगर सेवा किए बिना ही मिल जाने वाला हो तो सेवा का कष्ट क्यों करें। मिस्टर देवड़ा और मिसेज मेहता दोनों का परिचय पार्क में ही आते जाते हुआ। एक दिन घर जाते हुए श्रीमती मेहता फिसल कर गिरी तो उनका टखना मुड़ गया। संयोग से देवड़ा साहब वहीं खड़े थे। उस दिन वे श्रीमती मेहता को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल ले गए। तभी से दोनों के बीच दोस्ती परवान चढ़ी थी। मिसेज मेहता के लिए तो यह मित्रता ऐसी थी मानो बेल मजबूत शाख का सहारा पा गई हो। दोनों आज फिर पार्क में सरकारी बेंच पर बैठे थे। आसमान में श्वेत बादलों के इर्द गिर्द कुछ काले एवं भूरे बादल भी तैर रहे थे। मिस्टर देवड़ा आज कुछ उदास, गंभीर एवं क्षोभ से भरे नजर आ रहे थे। कमोबेश मिसेज मेहता भी अन्यमनस्क थी। दोनों बहुत देर चुप बैठे रहे। फिर देवड़ा जी ने बात छेड़ी। अतीत की खिड़की खोलकर यमन के आंगन में झांकते हुए बोले, मिसेज मेहता, ये जीवन भी कितना रहस्यमय है। एक समय मिसेज देवड़ा एवं बच्चों के साथ मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। कभी यह काम, कभी वह काम, कभी यहां घूमते, कभी वहां। सारा जीवन हमने मेहनत कर बच्चों को पढ़ाया और जब सहारे की जरूरत पड़ी तो बच्चे कहीं और बस गए। कई बार तो घर में पड़े आशंका हो जाती है कि कभी मर गए तो कौन सुध लेगा। जब भी बीमार पड़ते हैं तो अकेले ही भुगतते हैं। कोई दवाई तक लाने वाला नहीं। घर प्रेतों का निवास लगता है। मिसेस देवड़ा थी तब तक रिश्तेदार मित्र भी रेस्पॉन्ड करते थे। अब अकेले जाते हैं तो उनकी आंखों में खटकते हैं। मन के मेले या मुंह के मीठे रिश्तेदारों के यहां जाकर भी क्या करें। समय फिर जाने पर सभी शत्रुवत हो जाते हैं। स्वार्थ की रस्सी से बंधे इन नातों को कोई कैसे निभाए। आज सुबह कमर में दर्द होने से अन्यमनस्क था। सोचा लड़के को फोन करूं, मन का दर्द बांटने से सुकून मिलेगा। पर आज न जाने क्यों वह भी चिढ़ा हुआ था। मैंने कमर दर्द की बात की तो खींच कर बोला, पापा, अब मैं यहां बैठे तो आपका दर्द ठीक नहीं कर सकता। आपकी मक्खी आपको ही उड़ानी पड़ेगी। थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करें। अगर अकेले नहीं रह सकते तो कोई वृद्धाश्रम ज्वाइन कर लें। मुझे काटो तो खून नहीं। भैंस के आगे बीन बजाई और गोबर का इनाम मिला। अब तुम ही बताओ मिसेज मेहता, वृद्धाश्रम जाकर रहूं तो अन्य रिश्तेदार और मित्र क्या सोचेंगे। लोग जीने ही नहीं देते, खुद कुछ करेंगे नहीं, और हम अगर कोई रास्ता निकालें तो वे आलोचना करने से बाज नहीं आते।
यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर क्या बैठ जाता हूँ, लोग उलझुलूल बकने लगते हैं। दुनिया की जीप कौन पकड़े। कल ही मुझे किसी ने बताया कि टैगोर पार्क क्लब के लोग हमारे बारे में गलत बातें करते हैं। अभी इस उम्र में तुम्हें फ्लर्ट करूंगा? क्या मनुष्य की मात्र यौनिक आवश्यकताएं होती हैं? आखिर हम कहाँ जाएं? सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं, परिवार रिश्तेदारों का सहारा नहीं, और खुद सहारा एवं सुकून ढूंढें तो समाज अंगुलियां उठाता है। कहते कहते उनका गला रुंधाया। मिसेस मेहता ने उनकी मनस्थिति भांपते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक कहते हैं देवड़ा जी। कई बार तो लगता है हम सामाजिक भय से हमारा सारा जीवन दुखमय बना लेते हैं। कोई पुरुष मित्र बनाओ तो समाज को अच्छा नहीं लगता, एवं अकेले जीवन में एक गहरा सूनापन कचोटता है। लोग क्या सोचेंगे, यह सोच सोचकर हम हमारा जीवन शोचनीय बना लेते हैं। कहते कहते मिसेज मेहता की आंखें भी आज गिली हो गई। मिस्टर देवड़ा अब एक गहरे शून्य में ताकने लगे थे। उनकी आंखों में आज वर्षों का अनुभव एवं गांभीर्य उतर आया था। उन्हें यौवन के वो रसभरे दिन याद आ गए जब मिसेस देवड़ा को प्रणय प्रस्ताव भेजने में उन्हें 2 वर्ष लगे थे। तब मिसेस देवड़ा ने खिलखिलाकर कहा था, अरे बुद्धू, 2 साल यूं ही व्यर्थ कर दिए। क्या आज वो इंतजार कर सकते थे? ऐसा सोचते ही उनका संकोच क्षण भर में काफूर हो गया। मिसेस मेहता का मन टटोलते हुए बोले, कई बार तो लगता है बुढ़ापे में विवाह क्यों नहीं हो सकता। इंसान आखिर अकेले कब तक जिएगा? न जाने हम कितना जी जाएं। आजकल औसत उम्र 75 से 80 वर्ष हो गई है। अमेरिका एवं यूरोप में हर उम्र में कपल कल्चर है। वहां हर उम्र के मैट्रिमोनियल्स आते हैं। हम क्यों एक ही लकीर पर जीने के आदी हो गए हैं? हम नया रास्ता क्यों नहीं खोज सकते? जो समाज हमारी परवाह नहीं करता, उसकी दम घोंटू रूढ़ियों एवं संस्कारों की हम क्यों परवाह करें? क्या दुखाग्नि में जीवन की आहुति देना ही संस्कारवान होना है? साहस तो हमें ही जुटाना होगा। हमारे पास सब कुछ है तो हम दुखी क्यों? हमारे सामने 2 ही विकल्प है, साहस का कल्पवृक्ष अथवा कायरता का बबूल। विकल्प तो हमें ही चुनना होगा। कहते कहते देवड़ा जी की आंखें लाल हो गई। आप ठीक कहते हैं देवड़ा जी। हमारी सोच की नपुंसकता एवं रूढ़ियों के खाली ढोल को बजाते बजाते एक दिन जीवन ही व्यतीत हो जाएगा। न बच्चों से मदद, न समाज से सहारा। ऐसे में क्यों न हम निर्णय लेने का साहस जुटाएं। कहते कहते मिसेज मेहता के गंभीर चेहरे पर एक विशिष्ट गुलाबी रंग उभर आया। मिस्टर देवड़ा इस रंग का अर्थ समझ गए। उन्होंने पहल कर मिसेज मेहता के कंधे पर हाथ रखा। सामने डूबता हुआ सूर्य संध्या के कपोलों को लाली दे रहा था। वही लाली जिसे चेहरे पर मलकर भोर नई अंगड़ाई लेकर आती है। मित्र, यह था कहानी का भाग 2। अब भाग 3 अंतिम भाग का वाचन कर रहा हूं। टैगोर पार्क क्लब में दोनों विधुर वृद्ध आकर बैठे ही थे कि पार्क के चौकीदार ने भीतर आकर उनमें से एक के हाथ में बंद लिफाफा दिया। लिफाफा खोलकर उसने पत्र पढ़ा एवं साथी वृद्ध को दे दिया। उसने पत्र पढ़कर पुनः पहले वाले वृद्ध को थमाया। दोनों के चेहरे की दशा ऐसी थी जैसे सूर्यास्त के समय मुरझाई फूलों की होती है। बहुत देर तक दोनों एक गंभीर मौन में डूबे रहे।
अंततः पहले वृद्ध ने मौन तोड़ा। उसके आंतरिक भाव चेहरे पर उभर आए। अपने साथी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, देवड़ा एवं मिसेज मेहता ने तो विवाह करने का निर्णय ले लिया। काश हम भी ऐसा कर पाते। धन्यवाद।